दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शौर्य गाथा निकाल कर लाए हैं जिसने सच में एक पूरे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है अदम्य साहस की, कड़े संघर्ष की और आज़ादी की उस पहली लड़ाई की जिसने एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये मशहूर पंक्तियां, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी हुंकार हैं जो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। जरा सोचिए, महज 23 साल की एक वीरांगना जिसने अपने आत्मसम्मान के लिए एक विदेशी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम इसी लेजेंड को गहराई से समझेंगे। भाग 1, द स्पार्क ऑफ रिबेलियन, यानी विद्रोह की वो पहली चिंगारी। चलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हड़प नीति, या जिसे अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा, यह असल में एक बहुत ही क्रूर और चालाक राजनैतिक चाल थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा सा नियम था, अगर किसी राजा का निधन बिना किसी सगे पुरुष उत्तराधिकारी या बेटे के हो जाता है तो उस राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा। और बिल्कुल इसी अन्यायपूर्ण नियम का इस्तेमाल करके उन्होंने झांसी को हड़पने की कोशिश की। अब गुस्सा सिर्फ राज परिवारों तक ही सीमित नहीं था, आम सैनिक भी बहुत ज्यादा आक्रोश में थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। उन्हें महीने के सिर्फ 7 रुपए मिलते थे और उनकी पुश्तैनें जमीनें छीनी जा रही थीं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा कारण बना, वो था एनफील्ड राइफल का नया कारतूस। ऐसी खबर फैल गई थी कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें बंदूक में डालने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों में अपना धर्म भ्रष्ट होने का एक गहरा डर और गुस्सा पैदा हो गया, और बस इसी ने 1857 के उस विशाल विद्रोह को भड़का दिया। भाग 2, द वॉरियर क्वीन इमर्जेस, एक वीरांगना का उदय। इस तस्वीर में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक युवा रानी ने अपने राजसी सुख और वस्त्रों को पीछे छोड़कर युद्ध का कठोर कवच पहन लिया है। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार, ये दृश्य अपने आप में इतना शक्तिशाली था कि रानी लक्ष्मीबाई रातों रात ब्रिटिश हुकूमत के विरोध का सबसे बड़ा और सबसे प्रेरणादायक प्रतीक बन गई। अब जरा घटनाओं की रफ्तार देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1853 में महाराजा के निधन के बाद रानी ने दामोदर राव को गोद लिया, लेकिन 1854 में अंग्रेजों ने इस वारिस को साफ ठुकरा दिया और झांसी को कब्जे में ले लिया। फिर आता है 1857, जब पूरे उत्तर भारत में वो विशाल सैनिक विद्रोह भड़क उठता है। इसके बाद मार्च 1858 में अंग्रेज झांसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अंततः जून 1858 में ग्वालियर के मैदान में वो निर्णायक जंग लड़ी जाती है। और इसी उथल पुथल के बीच रानी के मुंह से निकला वो शक्तिशाली वाक्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, जब एक तरफ अपनी मातृभूमि को हमेशा के लिए खोने का खतरा बिल्कुल सामने खड़ा है और दूसरी तरफ है ये असीम बहादुरी और ना झुकने का संकल्प। भाग 3, द फाइनल स्टैंड। अब हम इस कहानी के सबसे अहम और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्वालियर के इस ऐतिहासिक टकराव को जरा करीब से देखते हैं। एक तरफ है जनरल ह्यू रोज की विशाल ब्रिटिश सेना, जो गिनती में बहुत ज्यादा है और जिनके पास बेहद आधुनिक और खतरनाक हथियार हैं। और दूसरी तरफ रानी के नेतृत्व में एक बहुत ही छोटी लेकिन जज्बे से भरी सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें आम महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी शामिल थे। ये भारी सैन्य ताकत और निडर देशभक्ति के बीच का एक सीधा आर पार का मुकाबला था। 17 जून 1858 का वो ऐतिहासिक दिन। इन शब्दों को अपने जहन में उतार कर देखिए। सफेद घोड़े पर सवार, लाल साड़ी पहने एक निडर योद्धा जिसने अपनी पीठ पर अपने छोटे से बेटे को कसकर बांधा हुआ है और जो एक तूफान की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ रही है। एक मां का अपने बच्चे को सुरक्षित रखते हुए इतनी विशाल और क्रूर सेना से अकेले टकराना, सच में युद्ध के मैदान में शौर्य का ऐसा अद्भुत दृश्य शायद ही कभी देखा गया हो। इस भयंकर युद्ध में लड़ते लड़ते महारानी गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन अंतिम सांस लेते हुए भी उनका एक ही कड़ा आदेश था, किसी भी अंग्रेज के हाथ उनके शरीर को नहीं लगने चाहिए। इसके बाद उन्हें तुरंत बाबा गंगादास के आश्रम ले जाया गया, जहां आनन फानन में उनकी चिता सजाई गई। और आपको पता है सबसे भावुक कर देने वाली बात क्या है? इस अंतिम संस्कार को अंग्रेजों की नजरों से बचाने के लिए वहां मौजूद 745 साधुओं ने अपनी मालाएं छोड़कर तलवारें उठा ली
और महारानी के सम्मान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। भाग 4 अदर हीरोज ऑफ 1857। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ एक रानी की नहीं बल्कि कई नायकों की साझा लड़ाई थी। इस महासंग्राम के इन 3 अन्य प्रमुख नायकों के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले झलकारी बाई, जो बिल्कुल रानी की तरह दिखती थीं। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए रानी का भेष धारण किया ताकि लक्ष्मीबाई सुरक्षित किले से बाहर निकल सकें। फिर आते हैं तात्या टोपे, जो एक शानदार रणनीतिकार थे और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बेहतरीन छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर चलाया। और नाना साहेब, जिन्होंने कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व किया और पूरी लड़ाई की फंडिंग के लिए अपनी सारी दौलत दांव पर लगा दी। इससे हमें यह समझ आता है कि महारानी वास्तव में प्रतिरोध के एक बहुत बड़े और संगठित नेटवर्क का हिस्सा थी। भाग 5 एन इमॉर्टल लेगेसी, यानी एक अमर विरासत। रानी का खौफ और उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनके कट्टर दुश्मन भी इसे नकार नहीं पाए। और ये बात इस चीज को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जब जनरल ह्यू रोज ने खुद उनके सम्मान में कहा था, यहाँ वो महिला सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये कथन साफ दिखाता है कि युद्ध के मैदान में रानी ने अंग्रेजों के मन में कितना गहरा सम्मान और खौफ दोनों एक साथ पैदा कर दिया था। तो अंत में आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। 1858 में मिली वो सैन्य हार 1947 की आज़ादी का सबसे बड़ा कारण कैसे बन गई? इसका जवाब उन वीरों की अमर प्रेरणा में छिपा है। इन योद्धाओं के महान बलिदान ने लोगों के दिलों में आज़ादी की ऐसी आग लगा दी थी जो अंग्रेज़ों की पूरी कोशिशों के बावजूद अगले 90 सालों तक बुझाई नहीं जा सकी। हमारी आज की ये खास चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इतिहास की ये कहानियां हमें हमेशा ऊर्जा देती रहेंगी।